पिछले वीडियो में हमने जाना कि जॉन लॉक ने कैसे कहा, इंसान जन्म से कोरा कागज होता है। उसका हर विचार, हर ज्ञान सीधा अनुभव से आता है। लेकिन क्या अनुभव हमेशा सच होता है? अब हम मिलेंगे ऐसे अनुभववादी से जो सब कुछ पर संशय करता है। ये है डेविड ह्यूम। 2. ह्यूम का मुख्य सवाल, क्या अनुभव पर यकीन किया जा सकता है? हम मानते हैं कि चीजें वैसे ही होंगी जैसे पहले हुई है। सूरज कल भी उगेगा, आग जलाएगी, पानी गीला होगा। लेकिन क्या हमने इन घटनाओं का कारण, कॉज देखा है? ह्यूम कहते हैं, हम कारण और प्रभाव को नहीं देखते, सिर्फ घटनाएं दोहराते हुए देखते हैं। इसलिए हमारा भरोसा तर्क नहीं, आदत, हैबिट है। 3. कॉज एंड इफेक्ट पर गहरा संशय। उदाहरण, अगर कोई गेंद एक दूसरी गेंद से टकराती है और वो हिलती है, क्या हम वास्तव में कारण को देख पा रहे हैं या बस एक घटना के बाद दूसरी होती देख रहे हैं? ह्यूम कहते हैं, हम जो कॉज एंड इफेक्ट मानते हैं वो हमारी मानसिक आदत है। वास्तव में हम भविष्य का अनुमान लगा रहे हैं, न कि कोई अकाट्य सत्य। इसका मतलब हमारा ज्ञान सीमित और संभावनात्मक है। 4. तर्क का पतन। तो फिर विज्ञान भी शक के घेरे में। अगर हर ज्ञान आदत और अनुभव पर आधारित है तो विज्ञान के नियम भी स्थायी नहीं कहे जा सकते। ह्यूम ने कहा, विज्ञान हमें संभावना देता है, सत्य नहीं। इससे कई लोगों को लगा ह्यूम ने ज्ञान की नींव को हिला दिया है। 5. सोफी की उलझन। अगर मैं देख रही हूं, महसूस कर रही हूं, जान रही हूं, तो क्या वो भी अस्थायी है? क्या मेरा विश्वास सिर्फ एक आदत है? सोफी अब अनुभव और तर्क के बीच उलझ गई है। उसे लगने लगा है कि शंका ही शायद सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। 6. कंक्लूजन। अगर अनुभव सीमित है और सोच अधूरी, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इन दोनों को जोड़ सके? यही सवाल हमें ले जाता है अगले महान दार्शनिक की ओर, इमैनुएल कांत, जिसने तर्क और अनुभव को एक किया और बनाया नैतिकता और ज्ञान का नया दर्शन। 7. क्यूरियस एंडिंग क्वेश्चन। अगर आपको बताया जाए कि आपका हर विश्वास बस एक दोहराव है, कोई सच्चाई नहीं, तो क्या आप फिर भी उस पर भरोसा करेंगे? अब जानिए, कौन है वो विचारक जिसने इस असमंजस को तोड़ा? और क्या है वो दर्शन जो सोच और अनुभव दोनों को एक साथ रखता है? अब तक सोफी ने अनुभववाद, ह्यूम, और तर्कवाद, डेस्कार्ट्स, दोनों का सामना किया। एक कहता था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। दूसरा कहता था, हम सिर्फ वही जानते हैं जो हम अनुभव करते हैं। पर अब आता है एक दार्शनिक जो इन दोनों के बीच एक पुल बनाता है। यह है इमैनुएल कांत। 2. कांत का मूल विचार, अनुभव प्लस तर्क ज्ञान। कांत ने कहा, ज्ञान सिर्फ अनुभव से नहीं आता और सिर्फ सोच से भी नहीं। ज्ञान तभी आता है जब अनुभव तर्क से मिलता है। मतलब, हमारा मस्तिष्क सिर्फ अनुभव इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उसे एक ढांचे, स्ट्रक्चर में ढालता है। जैसे हमारा दिमाग समय, स्थान, कारण आदि को जोड़कर चीजों को समझने लायक बनाता है। 3. कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सोचने के ढांचे। कांत ने कहा कि हमारे मस्तिष्क में पहले से कुछ कैटेगरीज होती है, कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट, समय और स्थान, टाइम स्पेस, एकता और विविधता, यूनिटी प्लुरैलिटी। जब कोई अनुभव आता है, हमारा दिमाग उसे इन्हीं कैटेगरी में जमा करके अर्थ निकालता है। मतलब, अनुभव हमें डेटा देता है और दिमाग उसे ज्ञान में बदलता है। 4. नॉमिनन वर्सेस फेनोमिनन, असली और दिखने वाली दुनिया। कांत ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा। 1. फेनोमिनल वर्ल्ड, जो हम अनुभव करते हैं। 2. नॉमिनल वर्ल्ड, जो असल में है लेकिन हम जान नहीं सकते। हम सिर्फ दिखने वाली दुनिया को समझ सकते हैं। असल दुनिया कैसी है, वो तो हमारे सोच के परे है। इसलिए कांत कहता है, हम चीजों को वैसे नहीं जानते जैसे वो है।
बल्कि जैसे हम उन्हें अनुभव करते हैं। 5. नैतिकता का दर्शन क्या सही है? कांत का दूसरा महान योगदान है नैतिकता, मोरल फिलॉसफी। उसने कहा, अगर कोई काम ऐसा है जो हर इंसान को करना चाहिए, तभी वो सही है। इसे कहा गया कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। जैसे झूठ मत बोलो, ये नियम सभी पर लागू होना चाहिए। नैतिकता तर्क से आती है, न कि नतीजों से। 6. सोफी की समझ बढ़ती है। सोफी अब जानती है, ज्ञान सिर्फ अनुभव नहीं, सोच की भी प्रक्रिया है, और सही गलत का फैसला तर्क से होना चाहिए, न कि भावना या डर से। कांत की बातों ने उसे सोच और अनुभव को जोड़ना सिखा दिया है। पर एक सवाल अभी बाकी है। अगर हम हर चीज को अपने दिमाग के ढांचे में देखते हैं, तो क्या हम कभी असली सच तक पहुंच भी सकते हैं? अब सोफी निकलेगी इतिहास और समाज की गहराइयों की ओर, जहां दर्शन जुड़ता है राजनीति और क्रांति से। इतिहास क्या सोच सकता है? अब तक सोफी ने यह समझ लिया था कि सोच, अनुभव और तर्क, ये सब ज्ञान के रास्ते हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या इतिहास भी सोचता है? क्या समाज के विचार भी विकसित होते हैं, जैसे इंसान का दिमाग? यही दर्शन लाया GWF हेगेल। 2. हेगेल का मूल विचार द्वंद्ववाद, डायलेक्टिक। हेगेल ने कहा, विचार कभी स्थिर नहीं होते। हर विचार के विपरीत में एक और विचार जम लेता है, और जब दोनों टकराते हैं तो एक नया विचार निकलता है। इसे कहते हैं डायलेक्टिकल प्रोसेस, थीसिस प्लस एंटीथेसिस सिंथेसिस। उदाहरण, कोई कहे आजादी जरूरी है, थीसिस। दूसरा कहे आदेश जरूरी है, एंटीथीसिस। दोनों से बनती है संवैधानिक स्वतंत्रता, सिंथेसिस। विचार टकराते हैं, समाज बदलता है, इतिहास आगे बढ़ता है। 3. विचार इतिहास की आत्मा। हेगेल मानते थे कि इतिहास खुद एक सोचने वाली आत्मा है। ये आत्मा अपने आप को विचारों के जरिए प्रकट करती है। जैसे जैसे समाज विकसित होता है, आत्मा स्वयं को जानती है। मतलब, हम सिर्फ इतिहास में नहीं रहते, हम उसके सोचने का हिस्सा है। 4. व्यक्तिगत आजादी और समाज। हेगेल कहते हैं, हर इंसान की आजादी समाज से जुड़ी होती है। हम अकेले नहीं सोच सकते, हमें दूसरों के विचारों से टकराकर ही नया रास्ता मिलता है। इसलिए आजादी का असली मतलब है समाज में रहते हुए अपनी सोच को विकसित करना। 5. सोफी की सोच। क्या मेरी सोच भी इतिहास का हिस्सा है? सोफी अब समझ रही है, जो विचार वो सोचती है वो सिर्फ उसके नहीं है, वो भी इतिहास की एक विचारधारा का हिस्सा है। और आज जो वो सीख रही है, शायद कल किसी और को रास्ता दिखाएगी। 6. कंक्लूजन, बदलाव ही सच्चाई है। हेगेल ने एक वाक्य कहा था, वास्तविक वही है जो बदलता है। सोच, समाज, नैतिकता, सब कुछ परिवर्तनशील है, और ये बदलाव विचारों के संघर्ष से आता है। लेकिन एक सवाल बचता है, अगर विचार समाज को बदलते हैं, तो क्या विचार भी एक वर्ग की गुलामी हो सकते हैं? अब सोफी जानेगी ऐसे दार्शनिक के बारे में जो कहता है, इतिहास सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं, बल्कि वर्गों की लड़ाई है। क्या सोच पेट भर सकती है? अब तक सोफी ने दर्शन को एक विचारों की दुनिया की तरह जाना, लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ सोचने से भूख मिट सकती है? क्या दर्शन जमीन पर कुछ बदल सकता है? यही सवाल उठाता है कार्ल मार्क्स, जिसने दर्शन को उतारा धरती पर और कहा, अब दुनिया को सिर्फ समझो मत, बदलो। 2. भौतिकवाद, मटेरियलिज्म। असलियत सिर्फ भौतिक चीजें हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा, दुनिया को विचार नहीं, भौतिक स्थितियां चलाती है। इंसान जैसे सोचता है, वो इस पर निर्भर करता है कि वो क्या खाता है, कहाँ रहता है, कैसे कमाता है, किसके अधीन है। मूल विचार, अस्तित्व, बीइंग, ही सोच, कॉन्शियसनेस को बनाता है, न कि उल्टा। 3. इतिहास वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। मार्क्स का दावा था, इतिहास हमेशा से है शोषक बनाम शोषित की कहानी। पुराने जमाने में
राजा बनाम किसान, अब पूंजीपति बनाम मजदूर। हर समाज एक ऐसे ढांचे में बंधा है जहां एक वर्ग काम करता है और दूसरा वर्ग लाभ उठाता है। इसे कहा गया वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। 4. पूंजीवाद की आलोचना, एलियनेशन का जहर। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद में मजदूर सिर्फ एक पुर्जा बन जाता है। उसे न अपने काम से लगाव होता है, न परिणाम से, न समाज से। उसे एलियनेशन हो जाता है, यानी वो अपने ही जीवन से अलग हो जाता है। काम जीवन नहीं बनता, सिर्फ पेट भरने का साधन बनता है। 5. समाधान, समाजवाद और क्रांति। मार्क्स मानते थे जब मजदूर जागरूक होंगे तब वो क्रांति लाएंगे और एक नया समाज बनेगा जहां संपत्ति सबकी होगी और शोषण खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं साम्यवाद, कम्युनिज्म। 6. सोफी की सोच, क्या सिर्फ विचार काफी है? सोफी पहली बार सोचती है, क्या दर्शन सिर्फ सोचने के लिए है या दुनिया बदलने का तरीका भी हो सकता है? क्या मेरा जीवन किसी और के बनाए हुए सिस्टम में कैद है? 7. निष्कर्ष, दर्शन का धरती पर उतरना। कार्ल मार्क्स ने दर्शन को जमीन दी, संघर्ष दिया और उद्देश्य भी। उसने दिखाया कि सोच सिर्फ दिमाग की चीज नहीं, वो समाज बदल सकती है, वो क्रांति ला सकती है। लेकिन अगर सच्चाई समाज की बनावट में है तो क्या हमारी सोच भी सिर्फ सिस्टम की देन है? अब सोफी मिलेगी उन दार्शनिकों से जिन्होंने कहा हमारी आजादी एक भ्रम हो सकती है। क्या इंसान खास है? सोफी अब तक सोचती थी कि इंसान खास है, तर्कशील है, नैतिक है, सोच सकता है। लेकिन अब कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक उस सोच को चुनौती देते हैं। क्या इंसान वाकई प्रकृति से अलग है या सिर्फ एक उन्नत जानवर? जवाब लेकर आते हैं चार्ल्स डार्विन और सिगमंड फ्रायड। 2. चार्ल्स डार्विन, विकास का सिद्धांत, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन। 1859 डार्विन ने छापी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उन्होंने कहा मनुष्य कोई ईश्वरीय रचना नहीं है, बल्कि लाखों सालों के विकास, एवोल्यूशन का परिणाम है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो प्राणी अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल पाता है वही जिंदा रहता है। 3. इंसान जानवर प्लस बुद्धि। डार्विन का दावा, मनुष्य और अन्य जानवरों के बीच कोई बड़ी रेखा नहीं है, हम भी उसी जैविक प्रक्रिया से बने हैं। इससे धर्म, दर्शन और आत्मा जैसी धारणाओं को बड़ा झटका लगा। सोफी सोचती है अगर मैं भी सिर्फ एक विकसित प्राणी हूं तो मेरा अस्तित्व खास क्यों है? 4. सिगमंड फ्रायड, चेतन और अवचेतन मन। अब आता है एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि हम खुद को उतना नहीं जानते जितना सोचते हैं। यह है सिगमंड फ्रॉयड। उन्होंने बताया कि इंसान का मन 2 हिस्सों में बंटा होता है। चेतन मन, कॉन्शियस, जिससे हम सोचते हैं। अवचेतन मन, अनकॉन्शियस, जो हमारे अंदर दबे विचारों और इच्छाओं से बना है। 5. हम खुद से भी छिपे होते हैं। फ्रॉयड ने कहा हमारे व्यवहार, सपने, भूले, ये सब अवचेतन मन से प्रभावित होते हैं। हम जितना सोचते हैं कि हम फ्री हैं, उतना ही हमारे अंदर का मन हमें कंट्रोल करता है। मतलब हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। 6. सोफी की सोच, तो फिर मैं कौन हूं? डार्विन ने कहा तुम एक जैविक प्रक्रिया हो। फ्रॉयड ने कहा तुम अपने ही मन के गुलाम हो। तो फिर मैं कौन हूं? मेरी पहचान क्या है? क्या मेरी सोच मेरी है या किसी और चीज का असर? 7. प्रकृति बनाम संस्कृति, इंसान का संघर्ष। प्रकृति बताती है कि हम जानवर हैं, संस्कृति बताती है कि हम इंसान हैं। अब सवाल है, क्या हम अपने स्वभाव से लड़ सकते हैं या हम सिर्फ समाज द्वारा ढाले गए प्राणी हैं? यही बहस शुरू होती है आधुनिक दर्शन और मनोविज्ञान में। अब तक सोफी ने खुद को एक व्यक्ति के रूप में देखा, पर अब वो देखेगी कि व्यक्ति अकेला नहीं होता, वो समाज का हिस्सा होता है। क्या इंसान सिर्फ एक मैं है या एक हम? मैं कौन हूं और क्यों हूं?
अब तक सोफी ने जाना। सोच क्या है? डेस्कार्ट्स। अनुभव क्या है? ह्यूम। समाज क्या है? मार्क्स। और इंसान की रचना कैसे हुई? डार्विन, फ्रॉद। लेकिन अब सवाल है, मैं क्या करूं? मेरे चुनाव का क्या अर्थ है? मेरी जिंदगी का कोई मकसद है या नहीं? यही सवालों से जन्म हुआ अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशलिज्म का। दो, अस्तित्ववाद क्या है? एग्जिस्टेंशलिज्म कहता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, पहले आता है, सार, एसेंस, बाद में। मतलब हम पहले दुनिया में आते हैं, फिर अपने कामों से अपना अर्थ, मकसद और पहचान खुद बनाते हैं। हम जैसे पैदा हुए हैं वैसे रहना जरूरी नहीं। हम क्या बनते हैं ये हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। 3, श्रेन कियरकेगार्ड, व्यक्तिगत चुनाव और आस्था। एग्जिस्टेंशलिज्म की शुरुआत मानी जाती है कियरकेगार्ड से, जो कहते हैं हर इंसान को अपना चुनाव खुद करना होगा, किसी समाज, धर्म या नियम से नहीं, अपने अंदर से। उन्होंने जोर दिया व्यक्तिगत आस्था, फेथ और ईमानदार जीवन पर, बिना भीड़ में खोए। 4, जीन पॉल सरतरे, आजादी और जिम्मेदारी। अब आते हैं सबसे प्रसिद्ध अस्तित्ववादी, जीन पॉल सरतरे। उन्होंने कहा, इंसान आजाद है, पूरी तरह आजाद। लेकिन ये आजादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तुम कुछ करते हो तो तुम ये तय कर रहे हो कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए। मतलब हर इंसान की पसंद पूरे मानव जाति की दिशा। 5, बैड फेथ, झूठे बहाने से बचो। सरतरे ने कहा, बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, समाज ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूं, नसीब ऐसा है। इसे सरतरे ने कहा बैड फेथ, यानी आजादी होते हुए भी उसे न मानना। ये खुद से भागना है। 6, सोफी की सोच, तो अब क्या करूं मैं? सोफी अब जान चुकी है, वो जो भी चुनेगी वही उसका सत्य होगा। उसके चुनाव ही उसकी पहचान है, और अगर वो डरकर भागेगी तो जिंदगी अधूरी रह जाएगी। सोफी अब सिर्फ सोच नहीं रही, वो निर्णय लेने के लिए तैयार है। 7, निष्कर्ष, जिंदगी को अर्थ देना है। एग्जिस्टेंशलिज्म कहता है जिंदगी का कोई तैयार अर्थ नहीं होता, हमें ही उसे अर्थ देना होता है, अपने फैसलों, संघर्षों और ईमानदारी से। और यही बनाता है इंसान को सच्चा इंसान। लेकिन क्या ये आजादी और चुनाव भी दुनिया की कहानी का हिस्सा है? क्या इंसान सच में अकेला है, या फिर वो एक बड़े रहस्य में जी रहा है? अब सोफी के सामने खुलने वाली है कहानी की सबसे चौंकाने वाली परत। कहानी या सच्चाई? सोफी अब तक सोचती रही कि वो एक साधारण लड़की है जो दर्शन की पढ़ाई कर रही है, लेकिन अब उसकी किताब और उसकी जिंदगी के बीच की लकीर धुंधली होने लगी है। क्या वो एक कहानी में जी रही है? क्या उसका अस्तित्व एक दार्शनिक प्रयोग है? चैप्टर 22 में दर्शन और कल्पना आपस में टकराते हैं। 2, मिथक की शुरुआत, अल्बर्टो और हिल्डे की परछाई। सोफी को एहसास होता है कि उसके शिक्षक अल्बर्टो उसे एक ऐसी दुनिया से निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद वास्तविक ही नहीं है। उसे मिलने लगते हैं संकेत की, वो एक दूसरे लेखक की कहानी का हिस्सा हो सकती है। हिल्डे नाम की लड़की उसे पढ़ रही है। अल्बर्टो भी जानता है कि कुछ अजीब चल रहा है। अब दर्शन सिर्फ दिमागी खेल नहीं, उसकी अपनी पहचान का सवाल बन गया है। 3, प्लेटो से लेकर पॉप संस्कृति तक, क्या हम भी कहानी हैं? सोफी को याद आता है प्लेटो ने कहा था, हम गुफा की दीवारों पर परछाइयां देखते हैं, लेकिन असलियत गुफा के बाहर है। अब सवाल है, क्या सोफी की जिंदगी भी एक परछाई है? और अगर है तो असलियत कहां है? 4, किताबों की दुनिया में जीना। सोफी को अब अपनी किताब पर शक होता है। क्या वो हिल्डे के पिता की बनाई एक काल्पनिक दुनिया में रह रही है? अल्बर्टो कहता है, हमें इस किताब से निकलना होगा, हमें आजादी चाहिए। दार्शनिक सवाल अब कहानी से बाहर निकलने की कोशिश बन जाते हैं। 5, सोचने की सबसे बड़ी आजादी, खुद को जानना। सोफी अब खुद से पूछती है,
अगर मैं एक कहानी का पात्र हूं, तो क्या मेरा कोई वास्तविक अस्तित्व है? और अगर है, तो क्या मैं अपनी कहानी बदल सकती हूं? ये सवाल सीधे अस्तित्ववाद, तर्कवाद और चेतना के बीच पहुंचते हैं। 6. अल्बर्टो और सोफी का विद्रोह। अब अल्बर्टो और सोफी निर्धारित स्क्रिप्ट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो जान चुके हैं कि उनका लेखक कौन है और वो अब पढ़े जाने से इनकार करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, ये दार्शनिक स्वतंत्रता की सबसे गहरी मांग है। अब सवाल है, क्या कोई व्यक्ति अपनी कहानी से बाहर निकल सकता है? क्या हमारे ऊपर भी कोई लेखक है? क्या हम सब भी किसी और की किताब में लिखे गए किरदार हैं? किताब के अंदर कैद जिंदगी। अब तक सोफी ने कई महान दार्शनिकों की सोच को जाना, लेकिन अब उसे ये समझ में आने लगा है कि वो खुद एक किताब का पात्र है और उसे कोई पढ़ रहा है और उसकी आजादी सिर्फ कल्पना है। पर क्या कल्पना में भी बगावत की जगह हो सकती है? 2. अल्बर्टो की घोषणा। हमें कहानी से बाहर निकलना होगा। अब अल्बर्टो और सोफी पूरी तरह समझ चुके हैं। वे दोनों हिल्डे के पिता मेजर अल्बर्ट क्रैग द्वारा लिखी गई कहानी के पात्र हैं और उनकी हर हरकत, हर सोच किसी और के दिमाग से निकली है। अल्बर्टो, हमें दर्शन ने सिखाया है कि आजादी ही सबसे बड़ी पहचान है और अब वक्त आ गया है कि हम अपने लेखक से आजादी लें। 3. चेतना बनाम नियति। क्या हम सच में सोचते हैं? अब कहानी सवाल बन गई है। अगर सब कुछ लिखा जा चुका है, तो क्या हमारी सोच भी पर्यटन है? क्या फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा, सिर्फ एक भ्रम है? ये वही सवाल है जो दार्शनिक डेस्कार्ट्स, कांत, सरतरे पूछते रहे हैं। पर अब ये सवाल सोफी की जिंदगी पर लागू हो गया है। 4. लेखक बनाम पात्र, चेतना की लड़ाई। अब एक अजीब दृश्य बनता है। अल्बर्टो और सोफी लेखक के कंट्रोल को पहचानने लगे हैं। वे ऐसे काम कर रहे हैं जो लेखक की योजना में नहीं है। और जैसे ही ऐसा होता है, लेखक का नियंत्रण कमजोर पड़ने लगता है। ये सेल्फ अवेयरनेस का सबसे बड़ा उदाहरण बनता है। 5. किताब के नियम तोड़ना, बगावत शुरू होती है। अब सोफी और अल्बर्टो निर्णय लेते हैं। वो स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करेंगे। वो कहानी में दिए गए आदेशों को नजरअंदाज करेंगे और धीरे धीरे वो पढ़े न जाने वाली जगहों पर पहुंचने लगते हैं, जहां लेखक का शब्द भी नहीं चलता। ये एक तरह से दार्शनिक मुक्ति का प्रतीक बन जाता है। 6. सोफी की नई चेतना, मैं हूं, इसलिए मैं बदल सकती हूं। अब सोफी पहली बार खुद को एक विचार नहीं, बल्कि एक निर्माता समझने लगती है। वो अब सिर्फ सवाल नहीं पूछती, वो निर्णय लेने लगी है। वो मानती है कि अगर मैं जानती हूं कि मैं एक पात्र हूं, तो शायद मैं अब उस कहानी को बदल सकती हूं। 7. दर्शन का चरम बिंदु, चेतना के जरिए मुक्ति। ये अध्याय सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, ये दर्शन का सबसे ऊंचा पहाड़ है। चेतना क्या है? क्या चेतना आत्मा है? क्या हम खुद को नियंत्रित कर सकते हैं? प्लेटो से लेकर सरतरे तक अब सारी सोच सोफी के अनुभव में बदल गई है। लेकिन अगर एक पात्र भी लेखक को पहचान सकता है, तो क्या हम भी किसी और की कहानी में जी रहे हैं? क्या हम भी कभी अपने लेखक से सवाल कर सकते हैं, क्या लेखक ही ईश्वर है? अब सोफी और अल्बर्टो ये मान चुके हैं, वे एक कहानी में जी रहे हैं। उन्हें किसी ने लिखा है, हिल्डे के पिता मेजर अल्बर्ट क्रैग ने। अब सवाल है, क्या वो लेखक ईश्वर के जैसा है? और अगर हां, तो क्या पात्रों के पास कोई स्वतंत्रता है? ये वही सवाल है जो सदियों से दर्शन पूछता रहा है। क्या ईश्वर ने हमें बनाया? और अगर हां, तो क्या हम खुद सोच सकते हैं? 2. धर्म बनाम दर्शन, किसकी सत्ता बड़ी? धार्मिक सोच कहती है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ उसकी योजना में है, हम जो भी करते हैं उसकी मर्जी से होता है। लेकिन दर्शन कहता है, अगर हमारे पास स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल नहीं है, तो नैतिकता, जिम्मेदारी और सोचने का अर्थ ही क्या रह जाता है? यही संघर्ष अब सोफी और अल्बर्टो के भीतर चल रहा है। 3. क्या ईश्वर को चुनौती दी जा सकती है? सोफी पूछती है,
अगर मेरा लेखक मेरा भाग्य तय करता है, तो क्या मैं उसके खिलाफ बगावत कर सकती हूं? क्या मैं अपने जीवन की लेखिका बन सकती हूं? ये सवाल सिर्फ लेखक की कहानी में नहीं, बल्कि दर्शन के इतिहास में भी पूछा गया। नीत्शे ने कहा, ईश्वर मर चुका है। सरतरे ने कहा, इंसान खुद अपना निर्माता है। सोफी अब इन्हीं सवालों को जी रही है। 4. किताब के बाहर की दुनिया, क्या वो ईश्वर की दुनिया है? अब अल्बर्टो कहता है, अगर हम किताब के पात्र हैं, तो क्या किताब के बाहर भी कोई सच्ची दुनिया है? जैसे प्लेटो की गुफा में लोग सिर्फ परछाइयां देखते थे, शायद सोफी की दुनिया भी एक परछाई है, और असली प्रकाश उस लेखक के बाहर है। अब सवाल बदल गया है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं, बल्कि क्या ईश्वर से बाहर भी कुछ है? 5. हिल्डे की भूमिका, पाठक बनाम निर्माता। हिल्डे, जो अब तक सिर्फ एक पाठक थी, अब समझ रही है कि उसके पिता ने जो कहानी बनाई है, उसमें वो भी एक भावनात्मक, नैतिक भूमिका निभा रही है। क्या पाठक भी कहानी को बदल सकता है? क्या सोचने वाला ही निर्माता बन सकता है? ये वही बिंदु है जहां दर्शन, ईश्वर और मनुष्य आपस में मिलते हैं। 6. अंतिम दर्शन, क्या इंसान भी रचयिता हो सकता है? सोफी अब समझ चुकी है, अगर मैं जानती हूं कि मैं एक पात्र हूं, तो शायद मैं लेखक के बंधन से आजाद हो सकती हूं। और अगर मैं खुद निर्णय ले सकूं, तो शायद मैं अपनी कहानी खुद लिख सकती हूं। यही है अंतिम दर्शन। ज्ञान ही मुक्ति है। लेकिन एक आखिरी सवाल बचता है, अगर हम सब किसी न किसी कहानी में जी रहे हैं, तो उस कहानी का अंत कौन तय करता है? जब कहानी का अंत शुरुआत बन जाए। अब तक सोफी ने जाना, वो कौन है, वो किसने बनाई है, और वो कैसे सोचती है। लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है, अगर मैं एक कहानी का पात्र हूं, तो क्या मैं इस कहानी से बाहर निकल सकती हूं? क्या मुक्ति वाकई संभव है? 2. विद्रोह की अंतिम योजना, किताब से बाहर जाना। अब अल्बर्टो और सोफी पूरी तरह तय कर चुके हैं, उन्हें इस कहानी से बाहर जाना है। वो लेखक की पकड़ से बच निकलने की योजना बनाते हैं। अल्बर्टो कहता है, हमें किताब के उन हिस्सों में जाना होगा जो लेखक ने नहीं लिखे, वहां जहां कोई पाठक न पहुंचे। ये उनका आखिरी दार्शनिक प्रयोग है, सोच के जरिए मुक्ति पाने का। 3. हिल्डे की समझ, पाठक भी निर्माता है। अब दूसरी तरफ हिल्डे को भी समझ आने लगा है। उसके पिता ने जो कहानी रची थी, उसमें भी सोचने वाले पात्र स्वतंत्र हो सकते हैं। हिल्डे अब चाहती है कि उसके पिता सोफी और अल्बर्टो को आजादी दे, क्योंकि अब वह भी मानती है, हर सोचने वाले प्राणी को अपने अस्तित्व पर अधिकार होना चाहिए। 4. मुक्ति की सफलता, किताब से बाहर की दुनिया। अब कहानी एक आश्चर्यजनक मोड़ लेती है। अल्बर्टो और सोफी किताब के अंदर से एक ऐसे आयाम में प्रवेश करते हैं जहां लेखक की कलम नहीं पहुंचती। वहां न समय है, न नियंत्रण, सिर्फ चेतना, सोच और शांति है। उन्हें अब कोई पाठक नहीं पढ़ता, वे कहानी के बाहर की दुनिया में अस्तित्व पा जाते हैं। 5. दर्शन का सबसे गहरा उत्तर, आत्मा की स्वतंत्रता। सोफी की पूरी यात्रा अब एक बात साबित करती है, ज्ञान, सवाल और सोच, ये सब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए होते हैं। अल्बर्टो, हम सब किसी न किसी कहानी में जीते हैं, लेकिन अगर हम जान जाए कि हम पात्र हैं, तो हम खुद को फिर से लिख सकते हैं। 6. सोफी की आखिरी सोच मैं थी, मैं हूं, मैं बनूंगी। अब सोफी सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो दर्शन की जीवित आत्मा है। वो समझ चुकी है कि अस्तित्व एक उपहार है, सोच एक शक्ति है, और स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी। यही है दर्शन का अंतिम उद्देश्य, मुक्ति, लेकिन अज्ञान से। 7. निष्कर्ष, अंत नहीं, नई शुरुआत। सोफी का संसार का ये आखिरी अध्याय किसी उपन्यास का द एंड नहीं है, बल्कि ये एक नया दरवाजा है, जहां से आपकी खुद की दार्शनिक यात्रा शुरू होती है। अब आप सोचें, मैं कौन हूं? मैं क्या मानता हूं?
क्या मैं अपनी सोच को बदल सकता हूं? तो दोस्तों, अब जब आपने सोफी की पूरी कहानी सुनी, क्या आप भी अपनी कहानी को नए सिरे से देख पाए? कमेंट में जरूर बताएं। सोफी की सोच ने आपकी सोच को कैसे बदला? अगर ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बुक सुनो को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम लाएंगे टॉप 10 लेसन्स फ्रॉम सोफी का संसार।